ठीक है, सेक्शन 10 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 10 में 3 बातें थी कि वॉइड मैरिज किसे कहते हैं, स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते आप, और स्पेंडा में आप शादी नहीं कर सकते। अगर इन 3 कंडीशन में अगर आपकी मैरिज होती है, वो मैरिज कैसी मैरिज कहलाएगी, वो वॉइड मैरिज कहलाएगी। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। अब सेक्शन हम आगे चल रहे हैं सेक्शन 11 की ओर। सेक्शन 11 हमारे लिए, सॉरी सेक्शन 11 हो गया, सेक्शन 11 ही वॉइड मैरिज था। सेक्शन 12 हमारे लिए क्या कहता है, सेक्शन 12 है वॉइडेबल मैरिज, कि भाई वॉइडेबल मैरिज किसे कहेंगे। तो हम आगे चल रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो वॉइडेबल मैरिज आ जाए हमारे पास, ये है वॉइडेबल मैरिज, कि मैरिज कब वॉइडेबल होगी। तो उसकी पहली कंडीशन कहता है एनी मैरिज। अब मैं बेयर एक्ट पढ़ रहा हूँ, ये बेयर एक्ट है और कुछ नहीं है। जिसको भी कंफ्यूजन है कि नोट्स क्या है, ये बेयर एक्ट है। तो मैं नोट्स आपको सबको मैं भेज दे रहा हूँ, तो आप सबको भी भेज दूंगा जिससे जो भी इंटरेस्टेड होगा। तो पहली बात आता है कि वॉइडेबल मैरिज कब होगी। वाइड हमने पढ़ लिया, वॉइडेबल हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ भी इसको भी अब एक बार ध्यान से देख लेंगे कि वॉइडेबल की कंडीशंस क्या है, इसके भी नोट्स आप बना लेंगे। वॉइडेबल की भी कंडीशंस क्या है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम भर भर के आते हैं इससे, खूब तगड़े तगड़े आते हैं वॉइडेबल मैरिज के बारे में। तो कहता है एनी मैरिज सोलमलाइज हो वेदर बिफोर एंड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द एक्ट। यानी कि देखो एक बात ध्यान रखना, वाइड के लिए बोला था कि आफ्टर कमिटमेंट ऑफ द एक्ट, और यहाँ पे बिफोर का शब्द भी कर दिया। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। एक्ट बनने के पहले की बात भी हो सकती है, एक्ट बनने के बाद की भी बात हो सकती है, कोई इशू नहीं है उसमें। विशाल सर आप ग्रुप में सेंड कर दिए नोट्स। अच्छा ठीक है विशाल जी, सेंड हो जाएगा, आप पहले पढ़िए। ठीक है, तो कहता है कि एनी मैरिज सोलमनाइज वेदर बिफोर एंड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वाइडेबल, वाइड हो जाएगा वो, वाइडेबल हो जाएगा। एंड मे बी annulled by the degree of the nullity of the any of the following ground। ग्राउंड देके रखा है कि कब कब वाइडेबल होगा। तो पहली कंडीशन है, साथ में लिखेंगे आप। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन वर्ड में आप बिल्कुल यहाँ पे देखो, मैंने वर्डेबल की हेडिंग डाली है, आप बिल्कुल से आप ए बी सी डी जैसा भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए। अब मैं भी यहाँ मार्क कर रहा हूँ, जो जो मार्क करूंगा वो चीजें आप लिख लेंगे। तो कहता है दैट द मैरिज, कौन सी मैरिज होनी चाहिए, हैज नॉट बीन कंज्यूमेड ओइंग द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस को आप नोट करेंगे कि अगर इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट का है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाई जा सकती है। मतलब वो आगे चल के अगर पार्टी एग्री करती है वो सबकी कि हमें नहीं रहना है, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, सॉरी। तो ऐसी कंडीशन पे इंपॉर्टेंस की बात डाल दीजिए कि शादी करने के बाद हमें पता चला कि जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस की कंडीशन किसको आएगी, हस्बैंड को आएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर पता चलता है कि अगर इंपॉर्टेंस है, तो ऐसी कंडीशन में हम शादी को चैलेंज कर सकते हैं, मैरिज को, सॉरी मैरिज को हम क्या करते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंसी है, इंपॉर्टेंसी हमें पहले पता नहीं थी, हमें ये बात बाद में पता चली है, और जब पता चली है तो हमने इसके लिए चैलेंज कर दिया, तो वो शादी क्या हो जाएगी, फिर वो वॉइडेबल की कंडीशन में वो इनवैलिड कर देगा बाय कोर्ट, उसे वॉइड कर देगा। तो वॉइडेबल की कंडीशन में वो, वॉइडेबल की कंडीशन दो होती है, या तो आगे चल के वो वैलिड हो जाएगी जब दोनों पार्टी एग्री कर जाए, या तो वो वॉइड हो जाएगी। वॉइडेबल की एक कंडीशन होती है, दो बातें हो सकती है वॉइडेबल में। या तो आगे चल के अगर हस्बैंड और वाइफ, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूं, अगर वॉइडेबल की कंडीशन पे हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों अगर बात से एग्री करते हैं, दोनों को कोई इशू नहीं है एक दूसरे की चीजों के बारे में पता करने के बाद, जो उनको पहले से नहीं पता थी, ऐसी कंडीशन पता चलने के बाद अगर वो फिर भी कैरी करना चाहते हैं अपनी मैरिज को, अगर वो कैरी करना चाहते हैं अपनी मैरिज को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कोई भी पार्टी फिर इस चीज को वॉइडेबल को चैलेंज कर सकती है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी लड़की की शादी है, भाई ये लड़की है, अब इसकी शादी, लड़कियों की शादी के लिए एज हमारे पास क्या है, 18 ईयर्स है। अब इसकी शादी लेस देन 18 ईयर में हो गई, तो आगे चल के जब ये मेच्योर हुई, जब इसकी एज आई, जब ये 18 ईयर्स के प्लस हुई, तो इसे पता चला कि इसकी शादी तो कंसेंट के बिना हुई नहीं थी, अब इसको नहीं रहना उस शादी, उस मैरिज में। तो ऐसी कंडीशन पे वो, ये शादी क्या, कैसी शादी होगी, ये वॉइडेबल की कंडीशन पे रहेगी। अब ये लड़की चाहे तो उस लड़के के साथ रहे, अदरवाइज क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती है शादी को, अपनी मैरिज को अपने, क्योंकि ये तो मैरिज हुई ही नहीं, एक्चुअली में ये मैरिज तो हुई ही नहीं। जब मैरिज ही नहीं हुई तो मैं कैसे, मतलब किसकी वाइफ हूँ क्या हूँ, तो आगे चैलेंज हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस आती हैं। ठीक है, तो वॉइडेबल की कंडीशन दो है, वो या तो आगे चल के क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, या फिर वॉइड हो जाएगा। अभी वैलिड वाइड करने का अधिकार किसके पास है, राइट किसके पास है, वो कोर्ट के पास है, वो कोर्ट देखेगा। तो आप लोग उसके लिए इमोशनल मत होइए कि कैसे पता करेंगे, क्योंकि अभी अभी मुद्दा दूसरा है, अभी मुद्दा है पढ़ने का। तो पढ़िए, तो आगे चलते हैं। तो पहली कंडीशन पता चल गई भाई कि अगर इंपोर्टेंसी पता चलती है, तो इसी कंडीशन पे मैरिज को चैलेंज किया जा सकता है कि मैरिज भाई हमें ऐसी सी कंडीशन थी। दूसरा कहता है दैट द मैरिज
इज द कंट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द क्लॉज 5। तो क्लास 5 में कंडीशंस बताई गई हैं, कुछ बातें क्लास 5 में है, कुछ कंडीशन अभी तीन अभी हमने पढ़ा, तीन में अभी पढ़ा कि स्पाउस लिविंग है तो ऐसी कंडीशन पे भी मैरिज को क्या करते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। क्लॉज 4 पढ़ा हमने, क्लॉज 5 किया। तो सेक्शन 5 की जो बातें हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप सेक्शन 5 देखेंगे। सेक्शन 5 की जो बातें हैं कंडीशंस ऑफ मैरिज, सेक्शन 5 की बातें हैं कंडीशन ऑफ मैरिज, मैरिज करने की कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो भी मैरिज क्या हो सकती है, चैलेंज की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, हाँ इसमें कुछ और नहीं है। चाइल्ड मैरिज एक्ट ये पुराना हो चुका है तो इसको आप हटा दीजिएगा, ये अब नहीं रहा, अब दूसरा चीज आ गया है, तो ये फालतू, ये पुराना बेयर एक्ट है इसलिए इसमें ऐसा है। ठीक, क्लॉज डी हमें पास है दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाय द सम पर्सन ऑफ द पिटिशनर। तो सीधी सी बात, सेक्शन जो हमारे पास तीसरी कंडीशन आएगी, जो वाइफ है, भाई प्रेग्नेंट तो वो लड़की हो सकती है, वाइफ हो सकती है, गर्ल हो सकती है। तो जब मैरिज हुई तो पहले से ही वो प्रेग्नेंट है, अगर वो पहले से ही प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट की कंडीशंस पे, और ये बात हस्बैंड को पता नहीं है जिसके साथ उसकी मैरी हुई है, शादी हुई है, जिसके साथ उससे मैरिज हुई है, तो ऐसी कंडीशन पे अगर पता चलता है कि वो मैरिज वो प्रेग्नेंट किसी और ही किसी और से है अपने हस्बैंड के अलावा, और ये बात पता चलती है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगी, वो मैरिज जो है चैलेंज की जा सकती है। तो अब हस्बैंड के पास दो बातें हैं कि वो चाहे तो इसको चैलेंज करके या तो वॉइड कर दे मैरिज को, या फिर कहे कि चलो ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हो गया हो गया, और मैरिज को वैलिड भी कर सकता है। तो ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन हस्बैंड के पास है, कि अब मतलब पार्टी के पास है, वो चाहते हो जैसा वैसा रहे और वैसा करें। भाई विशाल जी, सीयूटी अगर होगा तभी सिलेबस इतना चेंज नहीं हो जाएगा कि आपको लीगल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लीगल आने वाला है, पेपर डी ही बनाने वाला है, सीधी सी बात है। और ऐसी बातें अभी चल भी रही हैं, ठीक है, कि हो सकता है जनरल पेपर की जगह पे, जनरल टेस्ट की जगह पे 5 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन का आप कंडीशन रख दे, बाकी लीगल रहेगा, तय है। ठीक है, और अभी कंडीशंस पता नहीं है, जब तक पता नहीं है तो आपको क्या पता, आपको लीगल पढ़ के रखिए, लीगल जितनी आप अपना पढ़ के रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी हम सेक्शन 12 पे हैं, और सेक्शन 12 का भी बाकी पढ़ते हैं। क्लॉज 2 जो कहता है कि नॉट वेस्टर्निंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 नो पिटिशंस एनुलिंग द मैरिज। अब इसमें कंडीशंस कुछ बातें बता के रखी है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ऑन ग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक क्लॉज सी एंड सबसेक्शन क्लॉज 1 शैल बी एंटरटेन इफ। कहता है कि सबसेक्शन जो कि एक सी है ना, जो क्लॉज सी है, सी का जो 1 सेक्शन है, सी कहाँ पे है, इसमें कुछ एरर है क्या, ए बी सी तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको होल्ड रखते हैं, सी वाले क्लॉज को, शायद इसमें एडिटिंग में वो गायब हो गया है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं, सेक्शन में कुछ छूटा नहीं है, बातें लिखी हैं। कहता है द पिटिशनर the petition is be presented more than 1 year after the force had been seized by operate as the maybe case में भी the fraud has been discovered। और देखो आप सीधी सी बात कहता है, देखो जैसे कह रहा है कि अगर फ्रॉड अगर हुआ है, जैसे कि मान कोई भी स्पाउस लिविंग स्पाउस के साथ अगर धोखा हुआ है, झूठ बोला गया, फ्रॉड हुआ है, तो ये बात 1 साल के अंदर पता होना चाहिए। 1 साल के बाद अगर इस चीज को आप चैलेंज करते हैं तो चैलेंज नहीं कर सकते आप। यानी कि भाई देखो, जैसे ये केस था, ये वाला केस था हमारा, कि जिसमें मैरिज हुआ, शादी हुआ, और लड़की किसी और के साथ प्रेग्नेंट थी, तो ये प्रेगनेंसी तो पहले पता चल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं कि बच्चा हो गया, 2-3 साल का हो गया, उसके बाद आप इसको चैलेंज करने जाओ कि नहीं नहीं ऐसा बात है, ऐसी बात हुई है, अब ये मैरिज ही नहीं हुई, मैरिज वाइड कर दी जाए। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो 1 साल के अंदर अंदर तक ही आपको चैलेंज करना है, उसके एबव आप जाके अगर चैलेंज करते हैं आफ्टर द मैरिज, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बाय द कोर्ट। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। फिर आगे सेक्शन हमारा है, जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं आगे, तो बी है, देखते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्पेशल क्लॉज डी और सबसेक्शन क्लॉज 1 शैल बी एंटरटेन अनलेस द कोर्ट सर्टिफाइड। आप कहता है कि जो बातें ऊपर है वो बातें जो अगर पता चलती है कोर्ट सर्टिफाइड होता है, आपकी बातें सही होती हैं, तभी उसी कंडीशन पे उस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्लॉज बी का क्लॉज जो 1 है वो कहता है द पिटिशनर वाज द टाइम ऑफ द मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एलिज्ड दैट द प्रिस्क्राइब इन द, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए इंट्रेंस लेवल के लिए या फिर सेमेस्टर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए।
तो वाइडेबल मैरिज में खास ध्यान रखने वाली बात यह है, वाइडेबल मैरिज कब कब हो जाएगी? पहले क्लॉज 1 जो हमारे पास है, सेक्शन 5 जो हमारे पास है, उस सेक्शन 5 की बातों को आप देखेंगे। 1 मिनट में ले आ रहा हूं सामने। सेक्शन 5 की बातों को आप देखेंगे कि सेक्शन 5 की कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। मैरिज में इम्पोर्टेंसी पता चलती है तो वो पता होना, अगर पता चलता है तो इस कंडीशन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंसी चैलेंज हो सकती है, सेक्शन 5 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, अगर पूरी नहीं हुई है तब भी ऐसी कंडीशन पे मैरिज क्या हो जाए, चैलेंज की जा सकती है कि वैलिड है कि वॉइड है। फिर वाइफ अगर भी अगर पहले से ही प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद किसी और से प्रेग्नेंट है, आप हस्बैंड के साथ नहीं, तो ऐसी कंडीशन पे उसको चैलेंज किया जा सकता है बिफोर द मैरिज। आफ्टर मैरिज में कंडीशन है कि 1 साल के अंदर अंदर इस बात को आपको चैलेंज करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर। तो विद इन वन ईयर ही इस बात को आपको बताना पड़ेगा बाई कोर्ट को कि भाई ऐसी सी बातें हुई, तो आपको उस चीज के लिए क्या दिया जाएगा, रेमेडी दी जाएंगी। ये बातें हैं। अगर आपको कुछ सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में खुला हुआ है, चैट बॉक्स में फटाक से बताइए, अदरवाइज हम आगे पढ़ेंगे। चलो सेक्शन 13 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 हमारे पास है। सेक्शन 13, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ग्राउंड आपसे पूछ सकता है। आपसे ग्राउंड पूछता है और उसमें से कुछ भी दे देगा कि ये ग्राउंड है कि नहीं है, ये बताइए आप। तो आपको ये बताना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना पड़ेगा। सेक्शन 13 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्या बातें हैं, उसको हम लोग लिखेंगे भी और उसको समझेंगे भी। तो सेक्शन 13 की बात करता है। सेक्शन 13 जो है वो डिवोर्स की बात करता है कि भाई डिवोर्स कैसा होगा। एक सेकंड यार। तो डिवोर्स, चलो। तो कहता है एनी मैरिज, कोई भी शादी हुई हो, सोमिलाइज हुई हो, वेदर द बिफोर एंड आफ्टर कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो देख लो हर जगह बातें बोली गई, एक्ट बनने से पहले, एक्ट बनने के बाद, यानी 1955 के पहले की बात या 1955 के पहले और उसके बाद, दोनों ही कंडीशन पे अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन जो इसके ग्राउंड है वो सारे के सारे इस पे अप्लाई हो जाएंगे। और कमिटमेंट ऑफ हिज एक्ट में बी पिटिशंस प्रेजेंटेड बाय द आइदर द हस्बैंड्स हो, चाहे वो वाइफ हो, दोनों दोनों की बातें बता रहा है। डिजॉल्व बाय डिग्री ऑफ द डिवोर्स, अपनी शादी को डिजॉल्व कर डिग्री डिजॉल्व करना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड कौन कौन से होंगे, उसे ये ग्राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा ग्राउंड है हमारे पास। तो डिवोर्स की कंडीशन पे हमारे पास ग्राउंड जो है वो पहला है, देखते हैं। कहता है हैज आफ्टर द सोमलाइज, मतलब कि शादी के बाद, voluntary sexual intercourse with any other than his wife, his and her spouse। यानी कि पहली कंडीशन कहता है कि आपका जो इंटरकोर्स हो रहा है, इंटरकोर्स जो हो रहा है आपको 20 से शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, वो अदर देन हस्बैंड, अदर देन हस्बैंड एंड वाइफ, अगर दोनों से किसी और के अलावा किसी और के साथ हो रहा है तो ऐसी कंडीशन पे मैरिज को क्या किया जा सकता है, डिवोर्स के लिए ग्राउंड डिवोर्स का हो जाए। तो इंटरकोर्स आप नहीं कर सकते अदर देन वाइफ एंड हस्बैंड। हैज आफ्टर द सोमलाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड एज द पिटिशनर विद द क्रूरलिटी। तो ध्यान रहे क्रूरलिटी इज अ ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स। तो क्रूरलिटी आपके लिए है इंपॉर्टेंट। वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स एनी अदर पर्सन हिज हर स्पाउस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। फिर आता है हैज डिसर्टेड, डिसर्टेड यानी कि डिसर्टेड का मतलब होता है छोड़ के चला गया, छोड़ देना। डिसर्टेड, हैज डिसर्टेड द पिटिशनर ऑफ द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर। यानी कि जिस दिन पिटिशन फाइल की गई है उससे 2 साल पहले तक, 2 साल पहले तक। पहली दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, क्रूरलिटी। तीसरी कंडीशन है कि 3 साल तक, 2 साल तक हम मिले ही नहीं, यानी कि आफ्टर मैरिज 2 साल तक ना हस्बैंड वाइफ को शक्ल दिखाया है, ना वाइफ बात की है हस्बैंड से। और इसमें एक और कंडीशन है, बात नहीं होना, मतलब कि कम्युनिकेशन पूरा तरीके से ब्लॉक हो गया है, कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्लॉक हो गया हो, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाना। अगर मान लेते हैं कि
ईयर स्टार्ट होता है और मान लेते हैं 2 साल का गैप है, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकंड ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में अगर बातचीत चल रही तो बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हस्बैंड के बीच में हुआ ना वाइफ के बीच में हुआ। सेकंड ईयर में जाके 6 महीने के बाद एक बार कम्युनिकेशन हुआ 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद वो फिर से कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो ऐसी कंडीशन पे 2 सेकंड के लिए भी अब यहाँ से कंटिन्यूस चालू होगा 2 साल, यानी कि कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए कम्युनिकेशन, तो ही वो ग्राउंड बनेगा डिसर्टेड का। तो तीसरा ग्राउंड जो हमारे पास है वो है डिसर्टेड फॉर द पिटिशनर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2 साल से एबव का होना चाहिए हमारे पास, या 2 साल तक हमारे पास कोई कम्युनिकेशन, पूरी तरह से कम्युनिकेशन गैप था, ब्लॉक था। ऐसी कंडीशन पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राउंड बन जाएगा वो डिवोर्स का। चलो आगे चलते हैं। देखो जो डाउट आएगा आप बेझिझक आराम से चैट बॉक्स का यूज करिए, मैं मेरे मैसेज में तुरंत मुझे दिख जाता है, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। फिर इन इंसीज्ड हिंदू बाय कन्वर्जन आफ्टर अदर रिलीजियस, तो देखो कहता है कि वो कन्वर्जन के लिए, मतलब कि बता रहा है कि कन्वर्जन हो गया, यानी कि अगर आपको जबरदस्ती आपकी जो ग्राउंड है, आपको जबरदस्ती आपको कन्वर्जन कराने की बात हो रही है, पहले तो जो बातें ही थी, पर आपको कन्वर्जन किया जा रहा है, यानी कि मुस्लिम से आपको हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदू से आपको मुस्लिम बनाया जा रहा है। तो अगर कोई भी कन्वर्जन हो रहा है आफ्टर मैरिज, तो ये कन्वर्जन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा आपके लिए डिवोर्स के लिए। तो कन्वर्जन इज द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द इनक्योरेबिलिटी। अब देखो इनक्योरेबल, अनसाउंड माइंड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूसली, अनसाउंड माइंड है और वो सफर मतलब कि क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर सच काइंड ऑफ द सच एंड एक्सटेंड ऑफ द पिटिशनर कैन नॉट बी रीजनेबली एक्सेप्टेड फॉर द लिविंग द रिस्पोंडेंट, यानी कि सीधी सी बात यह है कि ऐसी बीमारी आपको अनसाउंडनेस की है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, अनक्योरेबल है, इनक्योरेबल है, मतलब कि क्योरेबल है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं मैरिज को कि भाई ये मैरिज जो है हमारे पास ग्राउंड ऑफ डिवोर्स के लिए आप जा सकते हैं, इज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड का क्लॉज 1 कहता है कि मेंटल डिसऑर्डर अगर आपके पास है, मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, मतलब यही सी बात है, डिसऑर्डर आपके अगर है, अब मेंटल यानी कि अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पे वो भी आपके लिए क्या है, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है। जो कीवर्ड्स है ना बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी चीजें क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं सब में से आएगा, वो जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी में से आएगा, ठीक है। फिर आगे अगर हम चलते हैं डिवोर्स के सेक्शंस को देखते हुए, तो हैज सफरिंग फॉर द virulent एंड incurable फ्रॉम द लेप्रोसी, तो अभी ये लेप्रोसी की कंडीशन जो है ना अब एक क्यूरेबल हो चुकी है, तो इसको आप हटा देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, अब ये नहीं ग्राउंड रहा, ठीक है ना, अब ये ग्राउंड नहीं रहा क्योंकि पहले था, अब ये क्यूरेबल हो चुका है पूरी तरह से, तो इस पे आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राउंड अभी नहीं है, ये ग्राउंड हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। और सफरिंग फॉर द, देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार डीयू के एग्जाम में और बीएचयू के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कि अभी शायद लास्ट ईयर भी हमको लगता है, जहां तक है कि लास्ट ईयर भी एग्जाम ये आया हुआ था क्वेश्चन कि मिनरल डिजीज जो है वो क्या कहते हैं ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है कि नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर मिनरल डिसीज है, कुछ बीमारी है आपको, तो इसी कंडीशन वो भी आपका ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, ठीक है। इन हैनी रिनाउंस्ड वर्ल्ड फॉर द एंटरिंग द रिलीजियस अंडर, रिनाउंस यानी कि मतलब कि आपने बैराग ले लिया, साधु संत बन गए, तो ऐसी कंडीशन पे आपको भाई साधु संत बन गए, आप कोई बन सकता है, आजकल तो महिलाएं भी बनती हैं, जोगन बनती हैं, तो चाहे वो बॉय हो या फिर वो जो गर्ल है, दोनों में से अगर आप क्या कहते हैं रिनाउंस ले लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे तो जो अदर पार्टी होगी, जो बची पार्टी होगी, या वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, ऐसी कंडीशन पे वो कह सकता है भैया कि ये इस ग्राउंड पे में हम क्या ले रहे हैं, हमें डिवोर्स चाहिए इस इंसान से या फिर इस बंदे से, ठीक है ना। एंड देन हमारे पास लास्ट है कि हैज नॉट बीन हर्ड इज बीइंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, has not been heard being alive for period of the 7 year, 7 साल तक कुछ बात ही नहीं हुआ, ये पता ही नहीं चला कि वो बंदा वो बंदी कहाँ है, किस जगह पे है, कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल तरह से 7 ईयर तक ब्लॉक है। तो ऐसी कंडीशन पे भाई ऐसा हम मान लेते हैं कि वो मर गया है। अगर 7 साल तक, अगर 7 साल तक हमें ये पता ना चले, 7 ईयर्स तक हमें ये पता नहीं चले कि भाई वो किस हालत में है और बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल तरह से ब्लॉक है, तो ऐसी कंडीशन मान लेते हैं कि वो बंदा, जो भी बंदा या बंदी, उसकी डेथ हो चुकी है। और इस ग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, हम डिवोर्स के लिए चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये ग्राउंड है हमारा और इसमें सेक्शन 13 की ओर हम जा सकते हैं। तो जो एक कीवर्ड्स थे, अनसाउंडनेस, मेंटल डिसऑर्डर, 7 years गैप, अलाइव का पता, कम्युनिकेशन गैप, 2 years, आफ्टर 1 year अगर आप कोई बात पता चलती है ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट की कंडीशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इस पे ग्राउंड बना सकते हैं। एक बात और बात जाती है, एडल्ट्री जो है आजकल ना, एडल्ट्री अब तो क्राइम नहीं रह गया। एडल्ट्री आप अगर करते हैं तो वो पहले तो था इसमें, अब उसको हटा दिया गया है। तो इसी कंडीशन पे आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इतना ग्राउंड है हमारे पास डिवोर्स का। अब आगे नीचे चल के वो डिसर्शन वगैरह की मीनिंग बताया कि डिसर्शन किसे कहते हैं, तो डिसर्शन वगैरह का अब ये सब काम आपका है, डिसर्शन वगैरह पढ़ लेना, डिसर्शन किसे कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है ये आप खुद देख लेंगे कि एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। हालांकि मैंने बता दिया डिसर्शन का मतलब छोड़ के चला जाता है, वही सब बातें यहाँ पे बताई गई है कि डिसर्शन का मतलब क्या होता है। आपका कोई डाउट है तो आप तुरंत पूछिए, फिर हम आगे देखते हैं। मीटिंग 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, तो आपको दोबारा लिंक मिलेगा, उसी लिंक से दोबारा आप आ जाएंगे। भाई किसी को डाउट है या से नो करके भेज दे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखोगे तो सेक्शन हमने अभी अभी कितने सेक्शन किया हमने, अभी हमने किया सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। वाइड, वाइडेबल एंड डिवोर्स, ये तीनों सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करने वाले हैं सेक्शन 13B, यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स की बातें बोलता है ये। अभी तो डिवोर्स के लिए चैलेंज कर सकते हैं, कोई एक पार्टी चैलेंज कर रही है, कहते भाई हमको नहीं रहना इनके साथ, ऐसी ऐसी कंडीशंस हो रही है, हम नहीं रह पाएंगे। सेक्शन बी में क्या होता है, दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री है कि एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। कोई क्यूरलिटी, मतलब सेक्शन 13 वहां पे आ ही नहीं रहा है। कुछ बातें हैं जो उनके मन में है, वो नहीं रहना चाहते, म्यूचुअली एग्री है कि भैया हमको नहीं रहना इनके साथ, मैरिज को क्या करें, डिजोल्व कर दबा दीजिए। तो इसी सेक्शन सेक्शन 13B को हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेंगे और सेक्शन 13B एज अ म्यूचुअल डिवोर्स की कंडीशन में डालेंगे। इसमें कूलिंग पीरियड होता है, पर मैं कूलिंग पीरियड आपको बताऊंगा आफ्टर सेकेंड क्लास में, हम बताएंगे इस बात को। तो मीटिंग खत्म हो रही है, तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बात स्टार्ट हो जाएगी और बीच में ब्रेक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आता है फिर। तो हम लोग, मैं मीटिंग इन कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करते हैं हम लोग।